जी, तो स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा था करैक्टरिस्टिक्स के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन। आप जिस एक्टिविटी को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, बीइंग अ रिसर्चर, आपने उसकी एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन आपने इंडिकेटर जो आपने सेट किए हुए हैं उन पर करनी है, और उसकी आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास डाटा गैदरिंग है, और डाटा गैदरिंग में हम बात करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज की। इस पर इंशाल्लाह आने वाली स्लाइड में या हिस्टोरिकल रिसर्च में जाकर हम ज़्यादा तफसील से बात करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैं अभी तफसील से बात नहीं कर रहा। नेक्स्ट है आपके पास डाटा एनालिसिस, और डाटा एनालिसिस के मतलब भी आगे जाकर बात करेंगे। डाटा एनालिसिस के हवाले से कुछ हमारे पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक्स हैं। इनमें हम बात करेंगे कि जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है उनमें आप डिस्क्रिप्टिव स्टैट का इस्तेमाल करते हैं एनालिसिस के लिए, आपकी इन्फ्रेंशियल जो स्टैटिस्टिक्स है इसका इस्तेमाल करते हैं, और क्वालिटेटिव आपके पास जो डाटा एनालिसिस की टेक्निक्स है जिनमें आपका कंटेंट एनालिसिस है, थीमेटिक एनालिसिस है, डिस्कोर्स एनालिसिस है। फर्दर इंशाल्लाह हम इसमें तफसील पर ज्यादा बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स में है जी कि रिसर्च रिक्वायर्स एक्सपर्टीज। डेफिनेटली आपको आपके पास वो मतलूबा एक्सपर्टीज जो है वो हासिल होनी चाहिए इस स्टडी के लिए, और अगर आपके पास ये स्किल नहीं है तो आपको फैसिलिटेट करते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं आपके सुपरवाइजर्स, आपके टीचर्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास कि रिसर्च इज लॉजिकल आइदर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। हमने ओल्ड जो कंसेप्ट था उसमें देखा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी की बात की गई, लेकिन इस वक्त जो है वो इस तरह की चीजें चल रही हैं कि आपकी जो रिसर्च है वो लॉजिकल वे में आपकी होनी चाहिए, और वो आपकी ऑब्जेक्टिव नेचर की भी हो सकती है, सब्जेक्टिव नेचर की भी हो सकती है। बल्कि अब तीसरा एक और पैराडाइम भी है जिसमें हम मिक्स्ड मेथड की जो है वो बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि रिसर्च इज अनहरीड एक्टिविटी। ऐसा नहीं होता कि आप ओवरनाइट जो है इन चीज़ों को स्टडी कर लें। सम टाइम आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में 6-6 महीने के एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। सम टाइम आपको डाटा कलेक्शन में, अगर आपके पास आप कोई क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं या आप इवन अगर कोई डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं जिसमें आपको डाटा जो है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स पे लॉन्गिट्यूडनल सर्वेज की मदद से आपको डाटा कलेक्ट करना पड़े, तो आप कर रहे होते हैं। इसलिए ये एक बड़ा सब्र आजमा एक काम है, इसमें जल्दी जो है वो नहीं की जाती। इसी तरह आखिरी पॉइंट है हमारे पास कि रिसर्च इज केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। डेफिनेटली जब आप इस सारे प्रोसेस को आप लेकर चलते हैं इंतहाई अच्छे तरीके से और इस सारे प्रोसेस से वाकफियत हासिल करते हैं, आपने उसको फिर रिकॉर्ड और रिपोर्ट भी आपने ठीक तरीके से दिए गए पैटर्न के मुताबिक आपने करना होता है। रिपोर्टिंग या इन चीज़ों पर हम आने वाली स्लाइड में मजीद भी इंशाल्लाह बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं कि रिसर्च की हमें ज़रूरत क्यों है। करेक्ट, बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, थोड़ी थोड़ी सी बात करूंगा। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, पहले आप देख लें कि जो तालीम था उसका कंसेप्ट क्या था, फिर अब आप इसमें देखें कि कितनी इनोवेशंस आ गई हैं, कितने कितने आपके इसमें जो है वो डिफरेंट इसकी टाइप्स आ गई हैं, इसमें नए ट्रेंड्स आ गए हैं। बल्कि एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक गूगल पर हर 72 घंटे के बाद आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो डबल हो जाती है, तो आपके पास एक एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज है आपके पास। तो इस तरह जब इतनी सारी चीज़ें हो रही होंगी तो डेफिनेटली आपको इन सारी चीज़ों को सिस्टमाइज करने में, इन सारी चीज़ों को लोगों की जो ज़रूरियात हैं उनके मुताबिक ढालने में आपको रिसर्च की ज़रूरत होती है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, हम एक ऐसे दौर में हैं जहां पर नित्य नई जो टेक्नोलॉजी है वो आ रही है। हम देखते हैं कि हमारे पास अपने मोबाइल फोन्स को देख लें आप, अपनी दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इनको देख लें आप, रोजाना की बुनियाद पर नित्य नए मॉडल्स आ रहे होते हैं। ये सब जो है वो रिसर्च की पैदावार है, और अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इतनी तेजी से हो रही हैं तो हमें रिसर्च की ज्यादा जरूरत है उन चीजों को हार्मोनाइज करने के लिए। न्यू डिमांड्स ऑफ एजुकेशन है, आप एजुकेशन में देखते हैं आपके दिन ब दिन आपसे नई नई चीज़ें आपसे तवक्को की जा रही होती हैं। कभी हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात करते हैं, कभी हम एजुकेशन फॉर ऑल के कंसेप्ट की बात करते हैं, कभी सस्टेनेबल एजुकेशन की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। तो आपसे बीइंग एजुकेटर, बीइंग अ टीचर, आपकी जो ऑफिशियल्स हैं वो आपसे रोजाना की बुनियाद पर नित नए तकाजे जो है वो कर रहे होते हैं। तो जरूरत होती है हमें उन तकाजों से हम आहंग होने के लिए, हारमनी पैदा करने के लिए, हमारी नीड और प्रैक्टिस के बीच रिसर्च हमें फैसिलिटेट करती है। इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है जी,
रिसर्च जो है वो सिर्फ आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये एजुकेशन तक ही बाउंड है। आप इसका कॉन्सेप्ट जो है वो देख लें, आप फिलोसॉफिकल इसके जो पैराडाइम्स है उनकी मदद से ये हमें उधर भी ले जाती है। स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को हमने स्टडी करना होता है, बिहेवियर हमने स्टूडेंट्स का देखना होता है। इसी तरह आप असेसमेंट में चले जाएं, करिकुलम में चले जाएं, मैनेजमेंट में चले जाएं, तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। नेक्स्ट है आपके पास के नॉलेज एक्सप्लोजन है, बात कर चुके हैं हम पहले। एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी की बात, आजकल ये बड़ा फोकस है आपके रिजल्ट्स पर कि आपके रिजल्ट्स जो है वो पुअर नहीं आनी चाहिए, बहुत ज्यादा सजाएं जजाएं ये सारी चीजें चल रही हैं। तो आपका जो कस्टमर है, आपका जो क्लाइंट है, यानी कि आपका जो स्टूडेंट है, उसको आप ने उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको बेहतर करना है, हमें जरूरत है रिसर्च की। नेक्स्ट है आपके पास के जो रिसोर्सेज है डियर पार्टिसिपेंट्स, वो हमेशा ही ये मैं बात करता हूँ कि आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए हमेशा ही कम होते हैं, और उनके ऑप्टिमम यूज के लिए आपको जरूरत होती है रिसर्च की, कि आपके लिए कुछ गाइडलाइंस, आपके लिए कुछ डायरेक्शन फराहम कर सके। नेक्स्ट आपके पास स्पिरिट ऑफ रिसर्च इज नीडेड एवरीवेयर। आजकल देख लें आप, रिसर्च के बगैर तो दुनिया में एक जो है वो कोई लाइन नहीं खींची जाती बगैर उस पहलू के, बगैर उस प्रोसेस के, कि आप उन पहले तमाम पहलुओं का जायजा लें। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम चीज़ें पहले कर देते हैं और बाद में हमें ये एहसास होता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। मैंने लास्ट क्लास में भी ये एग्जांपल दी थी कि ये जो हमारे लाहौर में ऑरेंज ट्रेन बनी है, उस ऑरेंज ट्रेन के बनने की वजह से दुनिया में अगर आप देखें तो किसी जगह पर अगर ऐसे प्रोजेक्ट किए जाए तो वहां पर उसका एक सिमुलेशन इफेक्ट देखा जाता है। पहले उस चीज को आर्टिफिशियली करके देखा जाता है कि इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। हमने यहाँ पर बगैर किसी तहकीक के, सिर्फ हमारे यहाँ पर एक थे खादमी अल्लाह, उनकी विश थी तो हमने वो कर दिया। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जब पढ़ता रहा हूँ तो हमारी क्लासेस जब होती थी, तो जब वो ट्रेन अभी बिल्कुल वो तजर्बाती बुनियादों पर कभी कभी गुजरती थी, तो जब वो गुजरती थी तो वो दीवारें, वो शीशे, वो पूरी बिल्डिंग झूल रही होती थी। तो बगैर किसी तहकीक के हमने वो प्रोजेक्ट बना लिया। लेकिन आप देखेंगे उसके आफ्टर इफेक्ट्स, जैसे ही वो उसको मुकम्मल तौर पर वो फंक्शनल होगी तो कुछ ही अरसे में, 4 से 5 साल के अरसे में, उसके जो करीब करीब इमारतें हैं उनमें या दरारें पड़ जाएंगी या गिर गुड़ जाएंगी या कुछ इस तरह की चीजें होगी। एक और बहुत अहम इसकी जरूरत है कि रिसर्च की आपको जरूरत है कि आपको वो ट्रैक पे रखती है, वो आपको भटकने नहीं देती, वो आपको इधर उधर नहीं जाने देती। नेक्स्ट बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ रिसर्च की। टाइप्स ऑफ रिसर्च को लेकर डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन जो है वो लाजमी तौर पर आते हैं, और इन टाइप्स में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी सम टाइम आ जाते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च की। टाइप्स ऑफ रिसर्च को हमने 2 कैटेगरीज में लेना है डियर स्टूडेंट के, टाइप बाय पर्पस क्या है हमारे पास, और टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय मेथड क्या है। पर्पस से मुराद, जैसे कि नाम से जाहिर है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपका उस रिसर्च, उस एक्टिविटी करने के पीछे आपका मकसद क्या है। इनके ऊपर हम बात करेंगे। इसके हमारे पास 5 टाइप है। आपको वहां पर कभी भी इस तरह का सवाल नहीं आएगा कि टाइप बाय रिसर्च जो है वो कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आपको इनमें से किसी एक, आपके पास जो 5 यहाँ पर टाइप्स मैंने दी हुई हैं, इनमें से कोई एक वो पूछ सकता है कि आपकी जो एक्शन रिसर्च है वो आपकी टाइप बाय पर्पस है या टाइप बाय मेथड है। इसी तरह आपके पास टाइप बाय मेथड में 5 टाइप्स लिखी हुई हैं, जिसमें आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, काजल कंपैरेटिव रिसर्च है और कोरिलेशनल रिसर्च है। इसको लेकर भी आपको क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आ सकते हैं कि इनमें, इन ये जो आपके पास यहाँ पर 10 टाइप्स लिखी हुई हैं टोटल, इनमें से कोई एक देकर वो आपसे पूछ सकता है कि ये आपकी जो टाइप है वो बाय पर्पस है या बाय मेथड है, कैसे है। वन बाय वन इन पर हम 10 की 10 पर तफसील से बात करते हैं जी। नंबर 1 इज डियर स्टूडेंट्स बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च के हमारे पास 2 और नाम है जी, फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च। तो आपको वहां पर मैंने जो पास्ट पेपर आपके हो चुके हैं उसमें ये देखा हुआ है कि क्वेश्चन आ जाता है आपको इस पर। समटाइम इसको बेसिक रिसर्च के तौर पर वो इस्तेमाल करता है आपका टेस्ट जो बनाने वाला है। समटाइम इसकी जगह पर वो फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च के तौर पर इसको इस्तेमाल करता है। या इसके समटाइम ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि बेसिक रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड, आपको नीचे 4-5 ऑप्शन होंगी कि ये प्योर रिसर्च है, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च है, या कौन सी टाइप है। तो ये आपने याद रखना है जी कि इसके 2 और नाम है, फंडामेंटल रिसर्च है और प्योर रिसर्च है।
अब इसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है, वो जो हम बात कर रहे थे कि अगर ये हमारे पास टाइप बाय पर्पस है तो इस रिसर्च को करने के पीछे मकसद क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको वहां पर ये क्वेश्चन आता है, आप में से जिन लोगों ने पहले ये अटेम्प्ट किया हुआ है उनको पता है कि अगर बात की जाए थ्योरी डेवलपमेंट की, अगर बात की जाए जनरलाइजेशन की, अगर बात की जाए लॉज और प्रिंसिपल्स को डेवलप करने की, तो वहां पर आप जाएंगे जी बेसिक रिसर्च पर। तो बेसिक रिसर्च आपकी एक ऐसी रिसर्च है, या ऐसी आपके पास टाइप ऑफ रिसर्च है जिसमें आप थ्योरी डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, लॉ प्रिंसिपल फार्मूलेशन की तरफ जाते हैं, या आपके जो रिजल्ट्स हैं आप उनकी ब्रॉडर लेवल पे जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं। आपकी ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के नतीजे में ये जो री की आपके पास थियरीज हैं इस वक्त, कुछ और हमारे पास थ्योरीज हैं, वो सारी की सारी इस बेसिक रिसर्च, जिसके दूसरे नाम प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च है, इस रिसर्च का नतीजा है जी आपके पास। यहाँ पर मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जो आपके पास मोटिवेशन की जो थ्योरीज हैं या री की थ्योरीज हैं, वो इसी रिसर्च की पैदावार है। इसके अलावा आपकी जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है उनका कंसर्न जो है वो भी इस बेसिक रिसर्च के साथ होता है। तो आपको ये एमसीक्यू भी आ सकता है जिसमें डे टू डे का एक कीवर्ड इस्तेमाल किया होगा। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स बोल्ड किए गए हैं ये आपके ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपका जो स्टेम होगा उसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और ये याद रखिए, जो अच्छा पेपर बनाने वाला होता है आपका, वो सम टाइम इन चीजों को इस तरह से घुमाकर देता है कि आपका कॉन्सेप्ट वही होता है लेकिन वो आपको बात घुमा देगा। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इन कॉन्सेप्ट को जो है वो अच्छे से आप लोग प्लीज अपने बना के रखें। इसके अलावा कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक है जिनको लेकर आपको वहां पर सवाल लाजमी तौर पर आता है। जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि इनके मुतालिक आपको 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर बात की जाए कि वो कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च है जिसमें लेबोरेटरी अप्रोच इस्तेमाल की जाती है, तो डियर स्टूडेंट्स आप जाएंगे बेसिक रिसर्च पर। बेसिक रिसर्च आपकी होती ही लेबोरेटरी में है, आपकी तजर्बागाह में होती है। अमूमी तौर पर इसमें आपके जो एनिमल्स हैं वो एज सब्जेक्ट एज पार्टिसिपेंट लिए जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने बात की है वो री की थ्योरीज को लेकर हमने अपरेंट कंडीशनिंग की और क्लासिकल कंडीशनिंग की। आप लोग देख चुके हैं कि वहां पर डॉग की बात की गई है, वहां पर आपके जो पिजन है उनकी बात की गई है, या रैट की बात की गई है, या चिंपैंजीज की बात की गई है। तो ऐसी जो स्टडीज होती हैं डियर स्टूडेंट, उनमें आपके सब्जेक्ट कौन होते हैं जी? एनिमल्स होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई स्टेम इस तरह का है कि एनिमल्स आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ रिसर्च, तो वहां पर आप जाएंगे जी बेसिक रिसर्च पर। नेक्स्ट है इसमें कि कंट्रोल और प्रोसीजन की बात की जाए तो इसमें कंट्रोल और प्रोसीजन जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। चूंकि जानवर होते हैं आपके सब्जेक्ट, आपके जो एनिमल्स होते हैं वो आपकी जो कोई बात है, मिसाल मैं कुछ ऐसे देता हूँ कि हम जो इंसान है, हम इंसान चीजों को कुछ इस तरह से भी ले जाते हैं कि हम मात दे देते हैं झूठ पकड़ने वाली मशीनों को भी। तो सम टाइम जो लोग हमसे कुछ उगलवाना चाह रहे होते हैं, हमसे कुछ डाटा लेना चाह रहे होते हैं, हम अपनी बात को मुनेपुलेट कर देते हैं, इसलिए हमारे से जो हासिल किया गया डाटा होगा उसके हवाले से कंट्रोल और प्रोसीजन का जो लेवल है वो कम हो सकता है। लेकिन अगर आपको वहां पर ये क्वेश्चन आता है कि कंट्रोल और प्रोसीजन जो है वो बहुत अच्छा होता है और किस टाइप ऑफ रिसर्च में होता है, तो आप वहां पर क्लिक करेंगे, टिक करेंगे जी बेसिक रिसर्च पर। नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक है कि इट रिक्वायर्स एक्सपर्ट ट्रेनिंग। डेफिनेटली जब आपने एनिमल्स के साथ आपने चलना है, आपने उनके उन पर आपने डिफरेंट किस्म के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपने करना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो वैसी ओवरऑल रिसर्च के लिए आपके पास रिसर्चर के पास एक्सपर्टीज का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुसूसन इस रिसर्च में आपके पास जो बेसिक रिसर्च है इसमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च की। अप्लाइड रिसर्च, जैसे मैंने अभी गुजारिश की थी आप सबकी समातों की नज़र ये बात की थी कि आपकी जो बेसिक रिसर्च है उसके कुछ और नाम है जिनमें फंडामेंटल और प्योर रिसर्च है। तो उसी तरह से आपकी ये जो रिसर्च है अप्लाइड रिसर्च, इसके भी 2 और नाम है जी, फंक्शनल रिसर्च या फील्ड रिसर्च। मिसाल के तौर पर मुझे अभी भी याद है 2016 में जब मैंने बीपीएससी क्वालिफाई किया था, उस वक्त अप्लाइड रिसर्च को लेकर जो क्वेश्चन आया था वो फील्ड रिसर्च के नाम से आया था। लेकिन चूंकि हम उस वक्त इसको पढ़ चुके थे और ये कंसेप्ट हमारा अच्छा बन गया था कि फील्ड रिसर्च कौन सी रिसर्च होती है, तो वो बेसिकली यही बात कर रहा था वो अप्लाइड रिसर्च की।
अब फील्ड रिसर्च में इस कॉन्सेप्ट का क्रक्स क्या है, इसका थीम या इसका सेंट्रल आइडिया क्या है कि अब आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपने उस प्रोडक्ट की जो है वो वैल्यू देखना है। आपने ये देखना है कि वो लोगों के लिए किस हद तक इफेक्टिव है और उसमें मजीद इम्प्रूवमेंट्स किस तरह से की जा सकती हैं। तो जब आप अपनी बनाई हुई थ्योरीज को टेस्ट कर रहे हैं या उनकी जो यूजफुलनेस है उसको आप एवेल्युएट करना चाह रहे हैं, उसकी जो यूजफुलनेस है उसको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, आप लोगों से डाटा लेते हैं कि ये अगर आप फर्ज किया, अगर आप किसी साबुन की बात करते हैं, किसी शैम्पू की बात करते हैं कि एक प्रोडक्ट बन गई है और उस प्रोडक्ट को बनने के बाद लोगों से आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो कंपनीज होती हैं इनके नुमाइंदे सर्वे कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं इनका आपकी स्किन पे क्या इफेक्ट है, आपके जो हेयर है, हेयर फॉल पे क्या इफेक्ट है, आपके जो बाल है वो खराब तो नहीं हो रहे। तो ये इसी तरह से अगर हम बात करें हमारी ये जो बेसिक थ्योरी थी, अब थ्योरीज की हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस को देखते हुए अगर हम इनको टेस्ट करें और इनकी जो यूजफुलनेस है उसको हम देखें कि मोटिवेशन की जो थ्योरीज है उनको अप्लाई करके कि वो किस तरह की रिजल्ट्स जो है वो हासिल कर रहे हैं। तो इस रिसर्च में आपके पास अप्लाइड, जो जैसे कि नाम से जाहिर है अप्लाइड नेचर होती है। आप तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए इस तरह से कि फील्ड जो आपकी फील्ड से रेलेवेंट आ जाए या थ्योरीज को टेस्ट करने के हवाले से आ जाए या उनकी यूजफुलनेस को एवेल्युएट करने के हवाले से आ जाए, तो आपने डियर पार्टिसिपेंट बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर किसी और कंसेप्ट में अपना वो फोकस खराब किए आपने टिक कर देना है जी अप्लाइड रिसर्च पे। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो फील्ड अप्रोच है, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ, फील्ड अप्रोच है, इसमें आपके जो सब्जेक्ट है वो ह्यूमंस होते हैं जी। तो अगर ह्यूमंस होते हैं तो मैं गुज़िश्ता स्लाइड पर ये बात कर चुका हूँ कि जो प्रेसिजन और जो कंट्रोल है उसका लेवल क्या होगा, कम होगा। और इसमें जो रिसर्चर होते हैं वो अमूमी तौर पर आपके कौन होते हैं जी, एजुकेशनिस्ट होते हैं, क्योंकि ये जो आपके पास थियरीज हैं इनको आप एजुकेशनल सेटअप में जब आप टेस्ट करते हैं, इनको जब आप अप्लाइड करके इनकी जब आप यूजफुलनेस को चेक कर रहे होते हैं, तो अमूमी तौर पर इसमें जो आपके रिसर्चर होते हैं वो आपके एजुकेशनिस्ट होते हैं और ये एक्सपर्ट लोग होते हैं जी। ये थी डियर पार्टिसिपेंट आपकी अप्लाइड रिसर्च। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्शन रिसर्च की। मैं एक दफा फिर यहाँ पर आपकी समातों की नजर एक बात कर दूं कि ये आपके पास जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है इसमें से एक एक रिसर्च पर दर्जनों दर्जनों किताबें लिखी पड़ी हैं, लेकिन हमने सिर्फ बात करनी है सिर्फ आपके इस जो टेस्ट है उसके कॉन्टेक्स्ट में। एक्शन रिसर्च डियर पार्टिसिपेंट इसका ताल्लुक है आपकी जो लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स होती है। जिस जगह पर भी हमारे इस क्लास में अभी आपके साथ कुछ हमारे बीएड के स्टूडेंट्स भी हैं जो आजकल ये रिसर्च कर रहे हैं, अगर आपके पास स्कूल लेवल की, क्लासरूम लेवल की, आपकी जो उस जुरिस्डिक्शन जहां पर ये तालीम और तरबियत का जो अमल है वो जारी है, उससे मुतल्लिक अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ जाती है तो उस प्रॉब्लम के आप इमीडिएट सोल्यूशन के लिए आप जाते हैं जी डियर पार्टिसिपेंट्स क्लास एक्शन रिसर्च की तरफ। तो अगर आपको वहां पर क्वेश्चन आए कि क्लासरूम प्रॉब्लम्स आर स्टडीड आर, या मतलब इनको आप किस में देखते हैं, तो आप वहां पर क्लिक करेंगे जी, टिक करेंगे जी एक्शन रिसर्च पर। तो एक्शन रिसर्च मैं अर्ज कर चुका हूँ कि ये आपकी एक लोकल लेवल की रिसर्च होती है, लोकल सेटिंग्स में की जाती है और ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाइड होती है। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाइड से मुराद ये है कि आप जिस कॉन्टेक्स्ट से में वो रिसर्च कर रहे हैं उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट पर एप्लीकेबल होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपकी क्लास में कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं, मॉर्निंग का आपका जो फर्स्ट पीरियड है, अब आप अगर उनसे डाटा लें तो कुछ बच्चों के लेट आने की वजह हो सकता है कि उनको वालिदैन जो है वो नाश्ता ही लेट बनाकर देते हैं। कुछ आपके स्कूलों में ऐसे बच्चे आते हैं जो मस्जिद में सुबह पढ़ते हैं और उनको छुट्टी लेट होती है। तो अगर किसी जगह पर किसी खास वजह से लेट बच्चे आते हैं तो उस रिजल्ट को आप जनरलाइज नहीं कर सकते पूरी पॉपुलेशन पर, पूरे उस एरिया पर, कि हर जगह पर बच्चे सिर्फ इसलिए लेट आते हैं क्योंकि वालिदैन उनको नाश्ता लेट बनाते हैं। ऐसी बात नहीं है। तो ये इस सिर्फ एक लाइन में आपको तीन कंसेप्ट बोर्ड करके दिए गए हैं, ये तीनों आपसे पूछे जा सकते हैं आपके उस टेस्ट में। आपका जो स्टेम होगा उनमें से इनमें से कोई भी कीवर्ड या कंपाउंड वर्ड हो सकता है जी, कि लोकल लेवल रिसर्च हो, लोकल सेटिंग में की जाए, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाइड हो, तो आपने जाना है जी एक्शन रिसर्च पर।
अब हम बात कर लेते हैं कि जो एक्शन रिसर्च है और अप्लाइड रिसर्च है, इनका अगर हम आपस में मुवाजना करें तो किस तरह का मुवाजना होगा हमारे पास। The former is confined to classroom situation and the later probes into practical situation. बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि जो आपकी एक्शन रिसर्च है उसका तल्लक किस चीज के साथ है जी, क्लासरूम सिचुएशन के साथ। और जो आपकी अप्लाइड रिसर्च है उसका तल्लक किसके साथ है जी, आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ है। जब आप फील्ड में जाकर इन चीजों को स्टडी करते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है, आपकी जो प्रैक्टिकल टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उनको आप स्टडी करते हैं जी अप्लाइड रिसर्च में। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं जिनको लेकर आपको बीपीएससी में क्वेश्चन आ सकते हैं? इमीडिएट सॉल्यूशंस की तरफ, लोकल लेवल की प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी क्लासरूम प्रॉब्लम हो और आप जानना चाहते हो उसके इमीडिएट सॉल्यूशन की तरफ, इमीडिएट रेमेडी की तरफ, तो आप जाएंगे जी एक्शन रिसर्च पर। क्लासरूम अप्रोच नाम से जाहिर है, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ इस पर कि क्लासरूम अप्रोच है। क्लासरूम लेवल की आ जाए, स्कूल लेवल की कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपका जो तालीमी अमल है उसको लेकर प्रॉब्लम आ जाए, क्लासरूम मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम आ जाए, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन की कोई प्रॉब्लम आ जाए, असेसमेंट की कोई प्रॉब्लम आ जाए, मुख्तसर ये कि आपकी जो तालीमी अमल है, आपकी जो क्लासरूम है, आपका जो कमरा जमात है, आपका जो स्कूल है, उस लेवल की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको आप स्टडी करेंगे जी एक्शन रिसर्च में। इसमें जो कंट्रोल और जो प्रिसीजन है वो सबसे कम होता है, ये आपने याद रखना है। बेसिक रिसर्च में सबसे ज्यादा था, अप्लाइड रिसर्च में लेसर था, इसमें लीस्ट होता है। लीस्ट इसलिए होता है क्योंकि आपके पास जो सब्जेक्ट होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट से डाटा लेना जो है वो बहुत मुश्किल इन अ सेंस होता है कि स्टूडेंट समटाइम बहुत ज्यादा शाय होते हैं या उनका मेच्योरिटी लेवल इस तरह का नहीं होता कि वो चीज़ों को ठीक से परसीव कर सके, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके और उनके बारे में अपनी एक राय जो है वो बेहतर अंदाज से पेश कर सके। दूसरा जो एक और फैक्टर है इसका कंट्रोल और प्रिसीजन के बहुत थोड़ा होने में, वो है जी कि इसमें आपके जो रिसर्चर होते हैं ना वो आपके टीचर्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे बीएड के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जब एज रिसर्चर इन चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं तो उनके पास वो मुहारतें, वो स्किल्स नहीं होती, उस तरह की एक्सपर्टीज आपके पास नहीं होती जिस तरह की एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती हैं आपके रिसर्च एक्टिविटी को कंडक्ट करने के हवाले से। तो इसमें जो लेवल ऑफ कंट्रोल है, वो प्रिसीजन है, वो सबसे कम होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा दफा जो है वो पूछा जा चुका है, बहुत ज्यादा दफा जो है वो आ चुका है जी आपके पीपीएससी के एग्जाम में। ये थी जी आपकी एक्शन रिसर्च। अब हम आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। जी डियर स्टूडेंट, इसके बाद है जी हमारे पास एवेल्यूएटिव रिसर्च। एवेल्यूएटिव रिसर्च, एवेल्यूएशन से इसका थोड़ा सा ताल्लुक है और एवेल्यूएशन के हवाले से हम पहले कई दफा बात कर चुके हैं कि आपके पास कोई एक एक्टिविटी चल रही है, कोई एक प्रोग्राम चल रहा है, कोई एक नई पॉलिसी आ गई है, कोई नया करिकुला आ गया है, आपने उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना है, आपने उसकी रिलेटिव वर्थ को चेक करना है। रिलेटिव कंसेप्ट, रिलेटिव की टर्म पे आपने फोकस करना है कि रिलेटिव वर्थ, कि आइदर यू वांट टू एक्सेप्ट और यू वांट टू रिजेक्ट, आइदर यू वांट टू सपोर्ट और you want to be part of that program or you want to keep yourself away from that program. आपने डिसीजन मेकिंग की तरफ जाना है। आपके पास कोई भी एक्टिविटी चल रही है, कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, आपने ये देखना है कि आप उसको अवेल्युएट करेंगे हर लिहाज से। आप उसकी रिलेटिव वर्थ भी देखेंगे, डिसीजन मेकिंग की तरफ भी जाएंगे और जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, आप उनको भी एवेल्युएट इस तरह से करेंगे कि आप उनमें से किसको चूज करना चाहिए। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक क्या है डियर स्टूडेंट? एक्सपर्ट रिसर्चर होते हैं। एवेल्युएटिव रिसर्च को लेकर मैंने जो गुज़िश्ता पेपर हो चुके हैं उनमें सवाल सिर्फ इस तरह का देखा है। समटाइम वो पूछ लेता है कि एवेल्युएटिव रिसर्च जो है वो आपके पास रिसर्च बाय मेथड है या रिसर्च बाय पर्पस है। बाकी इसकी करेक्टरिस्टिक के वाले से मैंने बहुत थोड़ा देखा है कि कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन आपने इन टेस्ट जो है इनको लाइट नहीं लेना, आपने हर कंसेप्ट को अच्छे से देखना है। तो एक्सपर्ट रिसर्चर होते हैं आपके पास, डिसीजन मेकिंग हो रही होती है जी, डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, वैल्यू जजमेंट की बात करते हैं, वर्थ को चेक करने की बात करते हैं।
चूजिंग बिटवीन अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं। बहुत की एक कॉन्सेप्ट है, बहुत की एक टर्म है एवेल्यूएटिव रिसर्च को लेकर। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें बात ऐसी की जाए कि यू रिसर्चर वांट टू चूज बिटवीन दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन, या कोई दो टीचिंग मेथड का वो जिक्र कर सकता है, या थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को घुमाकर आपको दे सकता है, तो अल्टरनेटिव्स को चूज करने की बात अगर की जाए तो आप कहाँ पर जाएंगे जी? एवेल्यूएटिव रिसर्च पर जाएंगे। इसी तरह से अगर आपके पास कोई ओल्ड और न्यू करिकुला है, उसमें से आप जाना चाहते हैं, ओल्ड को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं, न्यू को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या किन चेंजेस के साथ आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वही बात आ गई। फिर अल्टरनेटिव्स की बात आ गई, ऑप्शंस की बात आ गई। इसी तरह अगर आपके पास कोई पॉलिसीज हैं, कोई प्रोग्राम है, अगर आप इन पर रिव्यू स्टडीज करते हैं, आप उनकी जो उनका आप वैल्यूएशन करते हैं कि उनमें से कौन से इंडिकेटर जो थे, कौन से टारगेट आपके पूरे हुए, कौन से नहीं हो सके, तो उसके बारे में आप डिफरेंट किस्म के डिसीजंस लेते हैं। तो ये थी जी आपकी डियर पार्टिसिपेंट्स एवेल्यूएटिव रिसर्च। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी, लास्ट टाइप है हमारे पास रिसर्च बाय पर्पस की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे कि नाम से जाहिर है डियर स्टूडेंट्स के रिसर्च और डेवलपमेंट में आपका जो मकसद होता है वो अफेक्टिव प्रोडक्ट को डेवलप करने का होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो अब आप वहां पर बिल्डिंग को देख लें, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट्स देख लें, बच्चों के लिए सीटिंग आपके पास जो फर्नीचर है वो देख लें, टेक्नोलॉजिकल इसका सपोर्ट देख लें, आईसीटी का इस्तेमाल देख लें। तो आपने अपनी प्रोडक्ट को मजीद इफेक्टिव बनाने के लिए आपने रिसर्च करनी है, उसकी डेवलपमेंट के लिए। तो नाम से जाहिर है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है थोड़ी सी। ये थी जी आपके पास टाइप ऑफ रिसर्च बाय पर्पस, जिसका नाम है जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मुख्तसरन इसको आर एंड डी भी कहते हैं जी। आर एंड डी इससे मुराद वही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या क्या चीजें शामिल है जी? कि टीचिंग ट्रेनिंग मटेरियल है। आप देखें, टीचिंग ट्रेनिंग मटेरियल है, रोजाना आप इसके ऊपर काम हो रहा है जी। नित नई चहतें जो है वो लाई जा रहे हैं, नित नए जो तौर तरीके हैं, अंदाज है, वो मुतारफ करवाए जा रहे हैं। टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए मॉड्यूल डेवलप किए जा रहे हैं, उनके लिए नई नई जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है उनको वो दी जा रही है, उनसे डिफरेंट किस्म के सोर्सेज जो है वो मुतारफ कराए जा रहे हैं उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी हेल्प के लिए। इसी तरह लर्निंग मटेरियल्स की बात करें, कभी आप देखें बात होती थी सिर्फ टेक्स्ट बुक की, टेक्स्ट बुक से चलते चलते बात लैपटॉप और अब स्कूलों में टैब आ गए हैं। और आप देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जो मटेरियल्स हैं, इनमें कितनी ये जहत आई है, कितनी नई चीजें आई हैं। तो ये जो सारी नई चीजें आई हैं, ये किसका नतीजा है? ये आपकी इसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नतीजा है। इसी तरह मीडिया मटेरियल्स हैं। आप देखें, कभी हम ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल करते थे, फिर हम व्हाइट बोर्ड पर आ गए, अब स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं। आप इसी तरह आपके ये प्रोजेक्टर्स आ गए हैं, इसी तरह आपकी एलईडीज आ गई हैं। तो आपकी कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, और इसके ऊपर मजीद रिसर्चेज हो रही हैं कि हम बच्चों की जो दिलचस्पी है उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, आप किस तरह से बच्चों को क्लासरूम में रख सकते हैं। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, अमेरिका जैसे मुल्क में भी ये मसला है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको घरों में माहौल जो है वो स्कूल की निस्बत ज्यादा अच्छा मिलता है, इसलिए वहाँ पर भी लोग जो है वो स्कूलों में जाने के बजाय घरों पे रहना जो है वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो पूरी दुनिया में इसके ऊपर काम हो रहा है। लास्ट है जी हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम में आप देख लें कि मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आई हैं, तब्दीलियां आई हैं। पहले एक 5 एकड़ का, 20 एकड़ का एक स्कूल होता था, कॉलेज होता था, यूनिवर्सिटी होती थी। कोई मैनेजमेंट के सिस्टम जो थे वो टिपिकल होते थे, राउंड लेने पड़ते थे, सिक्योरिटी होती थी। अब आप देखें डिफरेंट जगहों पर आप सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कंट्रोल रूम बना दिए हैं, तो इसमें बेहतरी आ रही है। ये थी डियर पार्टिसिपेंट आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब हमारे पास इस मीटिंग के आखिरी 9 मिनट है। मैं ये चाहूंगा कि हम आपके जो रूटीन है हमारी, कि आखिरी जो 10 मिनट होती है दूसरे सेशन के, वो क्वेश्चन आंसर के लिए रखते हैं, डिस्कशन के लिए रखते हैं। इंशाल्लाह हम कल जो है वो स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय मेथड, जिसमें हम बात करेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, काजल कंपैरेटिव रिसर्च और कोरिलेशनल रिसर्च की। इसी तरह हम इंशाल्लाह कल मजीद अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो हमारा सेशन था डियर पार्टिसिपेंट, उसमें हमारे जिन चीज़ों को, जिस कंटेंट पर हमने बात करनी थी वो यहीं तक थी।
So now house is open for all of you people. You people can put your question. You people can share your point of view. You people can give feedback on this session. Everything you want to share, you can share here. What I am feeling that there is no question. खदीजातुल कुबरा का एक क्वेश्चन है कि एम्पिरिकल नॉलेज जो है वो कौन सा होता है। तो एम्पिरिकल नॉलेज खदीजा ऐसा नॉलेज होता है जिसमें हम अपने सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए इल्म हासिल करते हैं और उस पर हम मुख्तलिफ जो तजर्बात हैं वो कर सकते हैं। उस इल्म को तजर्बात की जो कसौटी है उस पर हम परख सकते हैं। तो ऐसा इल्म जो है वो हमारे पास एम्पिरिकल नॉलेज होता है जिसकी जो साइंसी बुनियादों पर जो हम इल्म हासिल करते हैं। ओके, थैंक यू तंजीला, थैंक यू निमरा। जी निमरा का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एवेल्यूएटिव रिसर्च जो है ये क्वालिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव नहीं यूज की जाती, क्वालिटेटिव रिसर्च में नहीं यूज की जाती। तो ये निमरा एक अलग सा सवाल है, ये बहस जरा थोड़ा एक और रुख इख्तियार कर लेगी। असल में कोई भी जो स्टडी होती है आप उसको कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो आपकी डिफाइन करती हैं कि आपकी ये स्टडी क्वालिटेटिव होगी क्वांटिटेटिव होगी। अगर मैं इसको बहुत ज्यादा मुख्तसर करते हुए बहुत ज्यादा सिंपल करते हुए आपके सामने ये मैं अर्ज करूं तो इस तरह से करूंगा कि आपके पास आपका जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना वो डिफाइन करते हैं कि आप इस स्टडी को क्वालिटेटिव वे में कंडक्ट करेंगे या क्वांटिटेटिव वे में करेंगे। तो एवेल्यूएटिव जो रिसर्च है वो दोनों तरह से की जा सकती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च पर भी और क्वालिटेटिव रिसर्च पर भी। मैं एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप स्कूल जो फैसिलिटीज हैं आप उनको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए अपने ऑब्जेक्टिव जो बनाएंगे, उसके बाद जो डाटा कलेक्ट करेंगे और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, वो सारे आप क्वांटिटेटिव जो अप्रोच है उसको इस्तेमाल करते हुए कोई चेकलिस्ट बना लेंगे कि स्कूल में ये चीज़ है, वाटर फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये है। तो आपके पास जो डाटा है वो नंबर्स की फॉर्म में आएगा और उसकी बुनियाद पर आप मतलब जो है देख सकते हैं कि आपने क्या क्या डेवलपमेंट्स करनी है। इसी तरह अगर आप वैल्यूएटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं तो आप इसको क्वालिटेटिव वे में भी कर सकते हैं। तो दोनों तरह से कर सकते हैं जी हमारे पास तहरा नाज का क्वेश्चन है कि रिसर्च बाय पर्पस एंड बाय मेथड के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। डियर ताहिरा, मैं अर्ज कर चुका हूं कि आपके पास रिसर्च की ये दो बड़ी टाइप्स हैं कि रिसर्च बाय पर्पस और रिसर्च बाय मेथड। आज हमने सिर्फ बात की है रिसर्च बाय पर्पस पर। एक्चुअली मुझे याद नहीं रहा, जो फर्स्ट सेशन हमारा गुजर गया था उसका लिंक आपसे शेयर करना, इसलिए वो पहला सेशन आज का मिस हो गया, लेकिन मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली है। इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू। रिसर्च बाय पर्पस ये है कि आपकी डिफाइन ये करती है कि आपका पर्पस क्या है। जैसे हमने यहाँ पर बात की कि बेसिक रिसर्च में अगर आपका रिसर्च करने के पीछे मकसद है कि आपने थ्योरी को डेवलप करना है या आपने जो थ्योरीज बनाई हुई थी उनको टेस्ट करना है या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोडक्ट्स जो है उनको डेवलप करने की तरफ जाना है, तो ये मकसद जो है आपका डिफाइन करता है। तो ऐसी स्टडीज को हम कहते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय पर्पस। और बाय मेथड में हमारे पास ये होती है कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, कि आपने एक्सपेरिमेंटल मेथड करना है, हिस्टोरिकल मेथड। उसके ऊपर हम इंशाल्लाह कल का जो हमारा सेशन होगा वो इस पर ही होगा, मजीद तफसील जो है वो वहां पर शेयर करेंगे। हाँ, बशीर अहमद का जो क्वेश्चन है वो टेस्टिंग के हवाले से है। तो बशीर अहमद साहब, आप जानते हैं कि हमारी जो टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी है वो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ इंशाल्लाह कि वो बढ़ा रहे हैं।
आपका कल एक रूटीन का टेस्ट है और आप जानते हैं कि जो हमारा कल जो टॉपिक हमारा खत्म हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके ऊपर आपका टेस्ट है। उसके बाद इंशाल्लाह आपकी जो रूटीन की क्लास होती थी, आप सबको पता है कि वो आपकी 3 से 4 दिन होती थी, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। हम आपकी मेकअप क्लासेस जो है वो अरेंज की हुई हैं हमने, जो बाकी हमारे पास 3 दिन की गुंजाइश थी उनमें। आज हमने स्टार्ट की है, ट्यूसडे है, वेंसडे को चलेगी, थर्सडे को चलेगी और फ्राइडे से हम वापस फिर हमारी जो ओरिजिनल जो क्लास है, जो रूटीन की क्लास है, उसमें आ जाएंगे और इंशाल्लाह हम हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे 3 से 4 दिन में। इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश है कि मैं आपके लिए इन चीज़ों को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में लेकर आऊँ और ज़्यादा आपके लिए इन चीज़ों को बेहतर करूं, और आपकी जो टेस्ट की ये जो सजेशन है इंशाल्लाह हम इस पर भी वर्क कर रहे हैं, ये की जाएंगी। और ये मैं आइडिया आप लोगों से पहले शेयर कर चुका हूं कि हम अभी, ये थोड़े से दिन की बात है, अभी मैंने 2 हफ्तों में या 3 हफ्ते मैक्सिमम होंगे आपका, बल्कि 3 हफ्तों तक हम नहीं जाएंगे, 2 हफ्ते इंशाल्लाह रखेंगे और उसमें हम आपका ये तमाम सिलेबस कवर करवा देंगे और उसके बाद आपकी टेस्टिंग होगी और वो टेस्टिंग जो है वो रोजाना की बुनियाद पर होगी। मोहसिन भाई, आपका ये क्वेश्चन है कि सिर्फ वर्ड वैल्यूएशन को ऐड करने से क्या वो वैल्यूएटिव स्टडी हो जाएगी, तो मेरा ये ख्याल है, वैसे आप इस पर ज्यादा बेहतर भी बात कर सकते हैं, कि सिर्फ इस वर्ड को ऐड करने से आपकी वो स्टडी वैल्यूएटिव नहीं होती, आपके वो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं कि आपकी ये स्टडी जो है वो वैल्यूएटिव नेचर की है या नहीं है। थैंक यू खदीजातुल कुबरा, आपको लगा कि ये हमारे सेशन इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है। टेस्ट की डेट का आइडिया हिना रोज आज एक टेंटेटिव सा एक है, उड़ती उड़ती मुझ तक पहुंची है चीज कि आपके जो टेस्ट की अनाउंसमेंट है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में जाकर कर दी जाएगी और 10 नवंबर के बाद आपके टेस्ट शुरू होंगे। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि कुल मिलाकर आपके पास 1 महीना या इससे कुछ ज्यादा दिन जो है वो मौजूद है जी आपके पास। ओके, थैंक यू ताहिरा जी। हमारे पास इस सेशन का आखिरी 1.5 मिनट चल रहा है, तो अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो। हिना रोज, ये जो कंफर्म करने वाली बात है, मैं कोई उस तरह की बात नहीं करता होता, आप लोगों को कोई मगालते में कोई उसमें नहीं रखना होता। असल में ये डिफाइन करेगा पीपीएससी, वो एक और इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है। वो अगर आपका टेस्ट कल अनाउंस कर दे तो मेरी सारी बातें गलत हो जाएंगी, अगर वो आपका टेस्ट जो है वो 3 महीने बाद अनाउंस करे तो भी मेरी सारी बातें या बाकी लोगों की भी सारी बातें जो है वो गलत साबित होंगी। तो आपको ऑथेंटिक न्यूज वहीं से मिल सकती है। लेकिन मेरे कुछ फेलोज हैं जिन्होंने पीपीएससी के जो दिए गए हैं कुछ नंबर्स, वहां पर उन्होंने राब्ता किया, कांटेक्ट किया, तो उनको ये बताया गया कि आपके ये नवंबर में होंगे टेस्ट। और जो आज एक इन्फॉर्मेशन मिली है वो भी नवंबर तक थी, और ये 100% हो सकता है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन गलत हो, इसलिए बहुत ज्यादा उस पर ना फोकस कीजिएगा। ओके जी, मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। हमारा आखिरी ये मिनट चल रहा है, कुछ सेकंड्स रह गए हैं। अल्लाह आप सब लोगों को बहुत ज्यादा खुश रखे, अल्लाह आप सब लोगों को अपनी जिंदगियों में कामयाब करे, आप अपनी जिंदगियों में तरक्कियां हासिल करें, बड़े फूले फले, आगे बढ़ते जाएं जी। इंशाल्लाह आपसे जो हमारी अगली मुलाकात है वो कल होगी, और कल जो है इसी वक्त 8:30 बजे इंशाल्लाह होगी, 8:30 बजे होगी। उससे पहले हम टेस्ट जो है वो आपका 6 बजे